हेलो एवरीवन। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ दैट इज स्पेशली फॉर द अमेंडमेंट्स जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेपर वन जो सब्जेक्ट है हमारा सीएस प्रोफेशनल का उसके लिए है। ठीक है। तो जैसे काफी लोग बोल रहे थे कि अमेंडमेंट्स क्या है। नो डाउट अब तक तो काफी लोग ने अमेंडमेंट्स देख लिए होंगे, बट एक बोलते ना एक क्विक रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको कि कौन से चैप्टर के अंदर क्या क्या टाइप के चेंजेस है, अमेंडमेंट्स है जो आपको पढ़ने हैं, बराबर, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। प्लस दो कोड नए आए हैं, एक जापान का है, बराबर, प्लस और एक कोड है। तो वो भी कुछ थोड़ा मैं आपको इन डिटेल बता देता हूँ कि बेसिकली उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, बराबर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइन से चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं तो चैप्टर नंबर 4 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स के अंदर अमेंडमेंट्स है कुछ, जैसे ये है द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द कंपनीज फोर्थ अमेंडमेंट रूल्स 2020 टू फर्दर अमेंड द कंपनीज रूल्स 2014 in the company's rules 2014 in rule 4 in sub rule 2 the word 31st December 2020 the word 30th June shall be substituted। जो कोविड के सिनारियो को देख के काफी सारी जगह पे चेंजेस किया था कि बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के टाइम पे, बराबर, जहां जहां पे मतलब कुछ इश्यूज है तो वहां पे 31 दिसंबर तक ये रिलैक्सेशन दिया गया है। 31 दिसंबर 2020 तक ये रिलैक्सेशन है। बस वो 31 दिसंबर का जो रिलैक्सेशन था वो 31 दिसंबर वर्ड 2020 हटा के उसको 30 जून 2021 कर दिया है। तो रिलैक्सेशन समझो आप बोल सकते हो कि 6 महीना और बढ़ा दिया गया है, बराबर। बिकॉज जो कोविड की सिचुएशन है वो हमको भी पता है कैसे चल रही है आज, बराबर। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने वो थोड़ा रिलैक्सेशन बढ़ाया है। देन एमसीए विद दिस नोटिफिकेशन provides further relaxation till 30th June in the requirements of the holding the board meeting with the physical presence of the directors for approval of the restricted matters under section 173 subsection 2 on the account of the current scenario due to COVID-19 pandemic। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि रिलैक्सेशन 30 जून तक दिया है क्योंकि काफी सारे टाइम पे कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको वो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, इतने इश्यूज हैं, पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करनी है, ठीक है, ग्रुप में आना अवॉइड करना है, सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 सिचुएशन। तो उसी सिचुएशन को ध्यान में रख के यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीजों के ऊपर रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दे दिया है। Accordingly, up to 30th June 2021, following restricted matters can be dealt in a board meeting held video conferencing or other video audio means by duly ensuring compliance of the rules 3। मतलब कैसा था कि पहले ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए आपको अपियर होना जरूरी था, आपको आके फिजिकली मीटिंग में प्रेजेंट होना है, साथ में डिस्कशन करना है और चीजों को अप्रूवल लाना है। बट अभी सिचुएशन ऐसी है कोविड की, तो ऑब्वियसली उसमें रिलैक्सेशन ग्रांट किया गया है कि अभी ये सब मैटर के ऊपर भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कोई ऑडियो विजुअल मींस के थ्रू भी मीटिंग कंडक्ट करके इस चीजों का अप्रूवल ले सकते हो, जिसके लिए पहले फिजिकल अपीयरेंस होना जरूरी होता था, बराबर। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं, तो जैसे अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ द बोर्ड्स रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्टस, audit committee meeting for the consideration of the financial statement including consolidated financial statement if any to be approved by the board under section 134 subsection 1 of the Companies Act 2013। and last one है the approval of the matter relating to amalgamation, merger, demerger, acquisition and takeover। तो टोटल 5 मैटर है जिसके लिए मीटिंग फिजिकल प्रेजेंस में करना जरूरी नहीं है, बट ये एक पर्टिकुलर पैंडेमिक सिचुएशन के लिए ही है। जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी ये प्रोविजंस हट जाएंगे और जैसे नॉर्मल प्रोविजंस थे वही वापस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये एक चैप्टर का ये अमेंडमेंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चैप्टर 5 बोर्ड कमिटीज के अंदर क्या क्या है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें खाली पेनल्टी प्रोविजन चेंज किया है इन्होंने। जो ओल्ड प्रोविजन था सेक्शन 178 में, बराबर, उसमें पेनल्टी कुछ अलग थी, अब पेनल्टी कुछ अलग कर दी है। सो देखो, contravention of the provision of section 177 and 178 of the Companies Act 2013, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh, मतलब कम से कम 1 लाख तो पेनल्टी लगेगा, but which may extend to 5 lakh and every officer of the company who is in deal with the punishable imprisonment for a term which may extend to 1 year and which shall not be less than 25,000 but which may extend to 1 lakh or with both। तो ये पेनल्टी के प्रोविजंस थे पुराने प्रोविजन के हिसाब से,
वो पेनल्टी चेंज हो चुकी है, अब वो लग गई है कितनी, कंपनी शैल बी लायबल टू 5 लाख रुपीस एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू 1 लाख रुपीस। तो देखो पहले मिनिमम पेनल्टी ना 1 लाख थी, विच में एक्सटेंड टू 5 लाख होती थी, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 5। अभी तो सीधा 5 लाख का ही प्रोविजन बना दिया इन्होंने, बराबर। प्लस यहाँ पे था कि ऑफिसर की मैं बात करूं तो ऑफिसर में पुरानी पेनल्टी थी 25,000 विच में एक्सटेंड टू 1 लाख, तो जो डायरेक्टली अभी 1 लाख कर दिया, 25,000 वाला प्रोविजन ही उड़ा दिया इन्होंने, बराबर। तो ये पेनल्टी के प्रोविजंस थोड़े चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चेंजेस है ये पर्टिकुलर चैप्टर का। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 6 कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस है वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले a provision has been inserted specifying the companies are not required to attach the extract of the annual return with the board's report in form number 9 MGT9 in case the web link in such annual return has been disclosed in the board report in accordance with the section 92 of the Companies Act 2013। क्या लिखा है कि annual return attach not required to attach the extract of annual return with the board report। बोर्ड रिपोर्ट के साथ एनुअल रिटर्न अटैच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब जरूरत नहीं है, जब एक वेब लिंक क्रिएट करके अगर आप देते हो जिसके ऊपर क्लिक करके वो ही एनुअल रिटर्न को एक्सेस करने की परमिशन है, ठीक है, एक्सेस करने का अलाउंस है, तो फिर ये आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे ये मैं मेरा ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ 2-3 कंपनीज, तो वहां पे कैसा है, जब वो लोग एनुअल रिटर्न भेजते हैं ना, तो ऐसे काफी सारे वो लोग वेब लिंक भेजते हैं। एनुअल रिटर्न देखना है, ये लिंक पे क्लिक करो, ये चेक करना है, इस पे क्लिक करो, ये चेक करना है, इस पे क्लिक करो, बराबर। कोई पीडीएफ फाइल नहीं भेज रहे, ना कोई डॉक्यूमेंट्स आ रहे आज, बराबर। वो लोग सीधा वेब लिंक क्रिएट कर देते हैं कि भाई ये लिंक है, उस पे क्लिक करके, क्योंकि अटैच करने का, इतने लोगों को फाइल भेजने का झमेला खत्म, भाई लिंक पे क्लिक करो, देख लो, बराबर। बहुत सिंपल मेथड हो जाता है ये। Every company shall place a copy of the annual return on the website of the company, if any, and the web link of such annual return shall be disclosed in the board report। बोर्ड रिपोर्ट में ये लिंक को डिस्क्लोज करना जरूरी है। और फॉरेंसिक ऑडिट डिस्क्लोजर में कुछ चेंजेस है, तो वो देख लेते हैं। पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 requires the listed companies to disclose certain events or information upon occurrence without any application of the guidelines for materiality. As per the amendment, the companies will now be required to disclose to the stock exchange about the forensic audit initiated along with the details as prescribed। क्या लिखा है देखो, लास्ट दो लाइन, companies will now required to disclose to the stock exchange about the forensic audit initiated along with the details with the prescribed। जो भी फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा उसका भी इंटीमेशन अभी स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा, बराबर। तो एक चेंजेस है, पहले इतना उस पर स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे, बट अब धीरे धीरे इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स आ चुके हैं और फॉरेंसिक ऑडिट का भी डिस्क्लोजर्स स्टॉक एक्सचेंज को करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 8 में, उसमें क्या चेंजेस है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर राइट्स। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर राइट्स में अगेन इसमें भी पेनल्टी प्रोविजन चेंज हुए हैं। तो पहले जो ओल्ड प्रोविजन था 26 सेक्शन 26 और न्यू प्रोविजन में जो अमाउंट है उसमें खाली चेंजेस मिलेगा आपको। जो देख ले क्या है, इफ प्रोस्पेक्टस इज इशूड in contravention of the provision of the section 26 of the Companies Act 2013, the company shall be punishable with which shall not be less than 50,000 which may extend to 3 lakhs। okay, मतलब क्या किया है कि प्रोस्पेक्टस इश्यू किया कॉन्ट्रावेंशन करके, सेक्शन 26 के प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करके अगर मैंने प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इश्यू किया तो पेनल्टी कितनी है, 50,000 रुपया, विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीस। एंड एवरी ऑफिसर, every person who is knowingly a party to the issue of such prospectus shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or fine which shall not be less than 50,000 which may extend to 3 lakh or both। इंसान कब जेल में जाएगा, 3 साल तक जेल में जा सकता है। उसकी पेनल्टी कितनी हो सकती है, 50,000 तक की उसकी पेनल्टी हो सकती है और 3 लाख तक उसकी पेनल्टी एक्सटेंड हो सकती है। कंपनी की पेनल्टी भी 50,000 से 3 लाख तक हो सकती है। लेकिन अब नए प्रोविजन के हिसाब से देखेंगे तो shall not be less than 50,000 which may extend to 3 lakhs, बराबर। knowingly or a party issue shall be punishable which fine shall not be less than 50,000 which may extend to 3 lakhs। तो आप बोलोगे अमाउंट तो सेम है, तो चेंज क्या आया, चेंज ये है कि जो 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन था
वो हटा दिया गया है। बराबर। तो अभी इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, अभी खाली ये पनिशेबल है विथ फाइन। पैसा भरो, घर पे जाओ। बराबर। कोई इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन अभी नहीं है। चलो उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स, चैप्टर 9। हाँ, इसमें काफी कुछ चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, तो जैसे सबसे पहले ये है क्या, ये है न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड फॉर द फिनिश लिस्टेड कंपनीज। अभी देखो ये एक्चुअली है क्या, फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2015 करके एक होता था जो इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया है। बराबर। तो इसमें अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मतलब बोलते ना प्रिंसिपल्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारी कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो बोला ये गया है कि भाई तुम इतने बेस्ट प्रोविजंस को अडॉप्ट करोगे देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल। बराबर। तो 2015 में आया था, ठीक है, मतलब 2015 में वो कोड बनाया, 2016 से उसको अप्लाई किया। बट अभी ऑलमोस्ट कितना साल हो गया, 2015 से बनाया, 16 में एप्लीकेबल हुआ, ये 2021 चालू हो चुका है, करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, 2020 में ये सिनारियो को देख के कुछ और नई नई चीजें वो लोग लेके आए। तो 2020 में कोड को रिवाइज किया और काफी सारी चीजें नई लेके आए, स्पेशली फॉर द लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, सो देखो, द न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड फॉर द फिनिश लिस्टेड कंपनीज 2020 सीजी कोड entered into force this January, and it will replace the previous CG code since 2016. While the number of the recommendation in the 2020 CG code has decreased, the 2020 code introduced the additional requirement of the listed entities in a particular in relation to the remuneration and related party transaction as required by the shareholder rights directives and the national rules implementing the directives. मेन है ना, इन्होंने क्या किया, 15 में कोड बनाया, 16 में उसको एप्लीकेबल किया, 2020 में उसको चेंज किया, 21 से उसको अप्लाई कर दिया। बराबर। 15 बनाया, 16 में एप्लीकेबल किया, 20 में चेंज लाए, 21 से एप्लीकेबल कर दिया। बराबर। लेकिन इन्होंने ज्यादा फोकस है ना डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन के ऊपर और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर देखा है। मतलब फोकस कहीं ना कहीं ये दो चीज के ऊपर बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और कोई चीज मतलब नहीं थी उसमें, नो डाउट काफी सारी चीजों में इन्होंने कोड को चेंज किया है, बट मेन टारगेट दो चीज के ऊपर किया था। तो ये याद रखना कि जो फिनिश लिस्टेड कंपनीज का जो 2020 का नया कोड आया ना, वो दो चीज को सबसे ज्यादा टारगेट करता है। पहली कौन सी चीज, तो पहले वो रेम्यूनरेशन रिलेटेड टू डायरेक्टर्स, और दूसरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है। In 2018, the Finnish Security Market Association board appointed a working group to update the CG code to reflect the new regulations and update the needs to the 2015 CG code development targets that had been identified over the years. Furthermore, the shareholders' rights directive was implemented to Finnish company law in 2019. It created a need to amend and update the recommendation provided in 2015 CG code. The Finnish Security Market Association Board adopted the amendment and updated CG code in September 2019, as a result of which the new 2020 CG code came into the force in Jan 2020, replacing the previous Finnish code. बराबर 2020 में चेंजेस लेके आए और उसको इमीडिएटली इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। इन बिटवीन भी बहुत सारे चेंजेस आते गए हैं, बट मेन अभी जो चेंजेस है उन लोग ने ये दो चीज के ऊपर लेके आए हैं। The Finnish CG code is applicable to all the companies that are listed on the Nasdaq Helsinki Limited, that is Helsinki Stock Exchange. According to these rules, Helsinki Stock Exchange, all the issues of the shares that are traded on the official list must comply with the CG code. देखो अगेन फिर से एक बार बोलता हूँ, 15 में क्या किया, कोड बनाया, 16 में इंप्लीमेंट किया, 2020 में कोड बनाया, 21 में एप्लीकेबल किया। भले यहाँ पे लिखा है ना कि 2020 जनवरी से एप्लीकेबल किया है, करेक्ट, 2020 जनवरी से एप्लीकेबल किया था, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि 2019 से ही इन्होंने चेंजेस करना चालू कर दिया था, जो 2020 जैन में एप्लीकेबल भी कर चुके ये लोग। लेकिन और भी चीजें फिर इन्होंने ऐड की जो 2021 में भी आई है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें कि भाई 2020 में ये नहीं था, अभी 2021 में लेकिन इसकी भी जरूरत है, तो 21 में वो भी लेके आए फिर वो लोग। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस काफी है, बट उसको 2020 कोड ही बोला जाता है आज भी। बराबर।
हाँ, और ये किसको एप्लीकेबल है? तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो हेलसिंकी स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनी लिस्टेड है वो सबको ये कोड फॉलो करना पड़ेगा, बराबर। हर स्टॉक एक्सचेंज का कैसा होता है, अपने कोड होते हैं भाई, कि तुमको हमारे यहाँ पे लिस्टेड होना है, तुमको ये कोड को मानना है, तुमको हमारे यहाँ लिस्टेड होना है, ये कोड को मानना पड़ेगा। तो बस ये वही चीज है, तुमको हमारे यहाँ पे लिस्टेड होना है, ये कोड को फॉलो करना है तुमको, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है और आगे। लिस्टेड कंपनी मस्ट प्रेजेंट न्यू रेम्यूनरेशन पॉलिसी to the annual general meeting held after the 1st January 2020. That is, the company listed on the Helsinki Stock Exchange will need to prepare and present their first remuneration policy of the AGM of 2020 and publish the proposal for the remuneration policy earlier in 2020. ठीक है, तो ये सबसे पहला चेंजेस है, मस्ट प्रेजेंट अ न्यू रेम्यूनरेशन पॉलिसी टू द एजीएम। 1 Jan 2020 के बाद कोई भी कंपनी लिस्टेड है जो ये पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, 1 Jan 2020 के बाद अगर तुम कोई भी एजीएम करते हो तो फिर तुमको नए कोड के हिसाब से डिस्क्लोजर्स और ये सारी चीजें रेम्यूनरेशन पॉलिसी बतानी पड़ेगी, उसका एक अलग से रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और वो प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। बट ये कब करना है? अगर तुम 1 Jan 2020 की बात करते हो तब, ठीक है। देखो मैंने आपको ये भी बोला कि 21 में भी काफी सारी चीजें आई है बट वो यहाँ पे नहीं कवर की है, तो छोड़ दो, ठीक है। हम 2020 वाला ही पढ़ लेंगे क्योंकि एग्जाम में अपने को वही पूछने वाले हैं। देन अंडर द अमेंडमेंट लायबिलिटी under the amendment limited liability companies act, the rules implementing the shareholders rights directives, the decision by the general meeting concerning the remuneration policy and the remuneration report is only advisory in nature. Consequently, shareholders are not allowed to propose the changes to the policy or report presented by the board to the general meeting or introduce any alternative policy or the report proposal, only to adopt or reject the board proposal. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है, क्या लिखी है? The decision by the general meeting concerning the remuneration policy and remuneration is only advisory in nature. तुम जब एजीएम में शेयर होल्डर के सामने रेम्यूनरेशन पॉलिसी रखोगे सो दे विल गिव यू एडवाइस। कौन? शेयर होल्डर्स, दे विल गिव यू एडवाइस। Consequently, shareholders are not allowed to propose changes to the policy or report presented by the board. शेयर होल्डर कभी ये नहीं बोल सकता चेंज करो नहीं तो देखो मैं क्या करता हूं, ऐसा नहीं बोल सकता भाई। तू तू ऐसा बोल, मेरा एडवाइस है ऐसा, आप देखो क्या कर सकते हो। देन बोर्ड विल डिसाइड कि हाँ बंदा बोल रहा है, बात में तो दम है, बंदा बोल रहे हैं तो सही, ठीक है, तो अभी जरूरत है तो चलो चेंज कर देते हैं। वो ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया ना कि नहीं मैं देखता हूं तुम कैसे इसको चेंज करते हो, कैसे इसको अप्रूव करते हो, बोर्ड सॉरी शेयर होल्डर्स ये नहीं कर सकता। जो भी होगा बोर्ड के थ्रू रूट होके होगा, ठीक है। The board of directors should evaluate the independence of the directors and report which of the directors are independent of the company and which are independent significant shareholders. The board of directors will re-evaluate the situation every year and evaluation will be included in the company's CG statement. जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे उसका इंडिपेंडेंट वे से परफॉर्मेंस जज किया जाएगा, ठीक है। कोई इन्फ्लुएंसिंग के बेसिस पे, कॉन्टैक्ट्स के बेस पे उसको रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, जेन्युइन तरीके से उसके रेम्यूनरेशन को डिसाइड किया जाएगा। द ऑडिट कमिटी मस्ट हैव अ सफिशिएंट एक्सपर्टाइज and experience to able to challenge and evaluate the company's internal accounting function and company's internal and external audit function. Due to the mandatory auditing duties, the legislation also requires that at least one member of the audit committee must have expertise accounting और ऑडिटिंग, ठीक है। चलो ये तो नॉर्मल है कि भाई उतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए अगर आप ऑडिट कमेटी में मेंबर हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है जापान स्टीवर्डशिप कोड 2020 अप्रोच। अगर आपको क्वेश्चन पूछा ना कि जापान स्टीवर्डशिप कोड 2020 का अप्रोच लिखो, खाली अप्रोच पूछा तो अप्रोच में खाली 3 ही अप्रोच लिखने हैं। कौन सा? सॉफ्ट लॉ अप्रोच, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच। खाली अप्रोच पूछा तो, बाकी अगर कुछ पूछा अलग चीज तो फिर उसमें आगे हम लोग देखेंगे, वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। अगर ये मैं बात कर रहा हूं खाली किसकी? अप्रोच की, तो पहले देखो सॉफ्ट लॉ अप्रोच। Although the code is not legally binding, the FSA encourages institutional investor to voluntarily adopt the principle of the code by disclosing a list of institutional investor who have become signatories. Proper disclosures करने चाहिए institutional investors को,
ठीक है, उसके ऊपर है। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच बोलता है the code adopts a principle based approach so that the way in which the code's principles are applied in practice can differ depending upon the factors such as the investor size, investment policies, as long as the purpose and the spirit of these principles are followed. यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, principles are applied in practice can differ depending on the factors such as the investor size and investment policies. देखो, जो भी काफी टाइम क्या होता है, कंपनी छोटी होती है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो पॉलिसी आप अलग तरीके से चला के उसको प्रैक्टिकल वैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन जब कंपनी बड़ी होती है, मल्टीपल लोग अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने सारी फंडिंग्स आ जाती है, तो कंपनी के पॉलिसीज प्रिंसिपल्स थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। जो भी होगा प्रिंसिपल बेस्ड होना चाहिए, मतलब प्रॉपर जेन्युइन तरीके से होना चाहिए, गुड स्पिरिट में होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक है। एंड comply or explain approach, the code adopts a comply or explain approach under which an institutional investor can either disclose its intention to comply with the principle or provide sufficient explanation as to why it is not suitable to adopt such principle. जो भी institutional investors है, उनको क्या करना है, कोई चीज से वो लोग एग्री करते तो एग्री करना है, तो ठीक है, क्यों एग्री किया वो रीजन दो, और एग्री नहीं कर रहे हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं चलेगा भाई। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बताना भी पड़ेगा, सो दैट लोगों को भी पता चले कि भाई इनका ओपिनियन इस चीज को लेके क्या है, ठीक है, तो वो जरूरी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जापान स्टीवर्डशिप कोड 2020। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे स्ट्रेस ऑन सस्टेनेबिलिटी इंक्लूडिंग ईएसजी फैक्टर। There was no mention of the sustainability or ESG in the previous version of the code. In the light of the increasing focus on sustainability and ESG factor in corporate valuation, one of the main purposes of the revision code is to 13 address issues of sustainability including ESG factors. पहले जो कोड थे वो ज्यादा ESG फैक्टर को फोकस नहीं करते थे, बट जितने हाईलाइट होनी चाहिए थी चीजें उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं होती थी। सो इनको लगा कि नाउ देयर इज अ नीड, डेफिनेटली एक चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो डेफिनेटली उन्होंने उस चीजों को चेंज किया और नई तरीके से ईएसजी फैक्टर को इंप्लीमेंट किया। सेकेंड आता है डिस्क्लोजर्स ऑफ द रीजन फॉर द वोट्स ऑन एजेंडा आइटम्स। द प्रीवियस वर्जन ऑफ द कोड stated that institutional investors should in principle disclose voting records for each investee company on an individual agenda item basis. The revision code has taken the position further and specifically instruct institutional investor to disclose their voting rationale, whether they voted or against the agenda items that are considered important from the standpoint of the constructive dialogue with the investee companies. ऑब्वियसली जब भी आप वोटिंग करते हो तो या तो फेवर में वोट करोगे या तो अगेंस्ट में वोट करोगे, लेकिन प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होना जरूरी है। डिस्क्लोजर इन व्हाट सेंस, अगर मैं फेवर में वोट कर रहा हूं तो मुझे ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि मैं क्यों फेवर में वोट कर रहा हूं, मुझे क्या दिखा उसके अंदर कि मैं फेवर में वोट कर रहा हूं। अगर मैं अगेंस्ट में वोट कर रहा हूं तो क्यों मैं अगेंस्ट में वोट कर रहा हूं, ऐसा क्या मुझे दिखा कि मुझे उसकी पॉलिसीज, उसके प्लान्स, उसकी स्ट्रेटेजीज, उसके मिशन विजन में भरोसा नहीं है और मैं क्यों अगेंस्ट में वोट कर रहा हूं। हाँ तो क्यों हाँ, ना तो क्यों ना, ये प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। देखो अदरवाइज लोग पहले के पुराने कोड में क्या होता था कि इफ यू आर एग्री तो ठीक है एग्री, और अगर अभी क्या था कि भाई यू आर नॉट एग्री, इफ यू वांट टू से व्हाई यू आर नॉट एग्री यू कैन से, अदरवाइज इट्स ओके। तो फिर मैं नहीं बोलूंगा ना भाई, मैं क्यों बोलूं, जाने दो, छोड़ो। लेकिन अभी ऐसा नहीं, ये कोड अभी क्या बोलता है, हर चीज का प्रॉपर डिस्क्लोजर। हाँ तो क्यों हाँ, फेवर में वोट किया तो क्यों किया, रीजन दो। अगेंस्ट में वोट किया तो क्यों अगेंस्ट में किया, रीजन दो। हर चीज का रीजन देना पड़ेगा अभी, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू असेट क्लासेस अदर देन द लिस्टेड शेयर्स। द प्रीवियस वर्जन ऑफ द कोड स्टेटेड दैट code mainly targets the institutional investor investing in the Japanese listed shares. While that remains unchanged, the revision code explicitly adds that it may also apply to the other asset classes as far as this contributes to the fulfilling the stewardship responsibilities as defined in the code. पुराना कोड क्या था कि जो भी इन्वेस्टर्स आते थे ना, वो जापान की लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करते थे, तो जो इन्वेस्ट करेंगे और जो फंडिंग कंपनी ले रही है लिस्टेड कंपनी, उनको ये कोड के हिसाब से चलना है, बाकी के कंपनी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी कैसा है कि अगर तुम लिस्टेड हो या ना हो,
ठीक है, देखो लिस्टेड हो तो वैसे भी तुमको कोड मानना ही है, लेकिन अगर तुम लिस्टेड नहीं हो लेकिन फिर भी तुमको फॉरेन से फंडिंग आती है, इन्वेस्टमेंट मिलता है, तो भी तुमको कोड के कुछ प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, देन stewardship activities of the asset owner such as a corporate pension funds. To help the corporate pension fund understand stewardship activities set forth in the code, the revision code clarifies stewardship responsibility of the asset owner. The revision code instruct asset owner to encourage asset managers to engage in effective stewardship activities accordingly to their size and the capabilities in order to secure the interest of the beneficial owners. When asset owners manage funds and exercise their voting rights by themselves, they should engage in stewardship activities such as holding the dialogues with the investing companies accordingly to their size and the capabilities. जितना हो सके उतना लोगों को बेनिफिट दो। इफ यू आर स्मॉल इन साइज, मतलब कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, तो अपने लेवल पे बेनिफिट दो। इफ यू आर ह्यूज इन साइज तो अपने लेवल पे बेनिफिट दो। हर एक तुम्हारे रिलेटेड लोग जो भी है उनको बेनिफिट देने का काम है तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इटालियन सीजी कोड 2020। तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, खाली इन्होंने कुछ 6 पॉइंट्स बता दिए हैं कि क्या क्या कोड पे, मतलब कोड में 2020 में इन्होंने किस चीज के ऊपर खाली फोकस किया। कहीं पे डिटेल एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस में भी नहीं है, मॉड्यूल में भी नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। तो जो है जितना है ये अटेम्प्ट के लिए इतना ही है। नेक्स्ट अटेम्प्ट का देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में बोर्ड का बोलते ना रोल क्या है। आर्टिकल 2 में कंपोजिशन ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडीज। देन आर्टिकल 3 में फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द रोल ऑफ द चेयर। Fourth is appointment of the directors and the board evaluation. Fifth is the remuneration and the sixth is the internal control and the risk management system. तो ये 6 चीज के ऊपर इटालियन कोड फोकस करता है। पहला कौन सा, रोल ऑफ बीओडी। सेकंड, कंपोजिशन ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडीज। थर्ड इज द फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फोर्थ इज द अपॉइंटमेंट of the directors and the board evaluation. Fifth is the remuneration and sixth is the internal control and risk management. चलो नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 10 गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क। इसमें भी खाली पेनल्टी के चेंजेस हैं, पेनल्टी प्रोविजंस, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो पहले की पेनल्टी सेक्शन 88 की मैं बात करूं तो कितना था, 50,000 विच में एक्सटेंड टू 3 lakhs, बराबर। एंड आगे लिखा है वेदर फेलियर इज कंटिन्यूइंग विथ विच में फाइन एक्सटेंड टू 1,000 पर डे आफ्टर द ड्यूरिंग फर्स्ट फेलियर कंटिन्यूज। मतलब पेनल्टी कितनी थी, 50,000 विच में एक्सटेंड टू 3 lakhs, पर डे की पेनल्टी 1,000 टिल डिफॉल्ट कंटिन्यूज। अभी कितना कर दिया है वो, तो वो देखते हैं। liable to penalty of 3 lakhs and every officer complying with default shall be liable for penalty of rupees 50,000। तो पर डे वाला प्रोविजन अभी नहीं है। चलो नेक्स्ट, और एक पेनल्टी चेंजेस सेक्शन 92 में। तो पेनल्टी थी सेक्शन 92 के हिसाब से एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पेनल्टी 50,000, कंटिन्यू फेलियर पेनल्टी 100 पर डे टिल फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपीस। ये पेनल्टी थी। न्यू प्रोविजन में आ गया एवरी ऑफिसर डिफॉल्ट 10,000, जो पहले 50,000 था उसको 10,000 कर दिया, और जो पर डे की 100 थी वो 100 ही है, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 lakhs कर दिया in case of company and 50,000 in case of officer in default। तो अगेन मॉनेटरी चेंजेस है, नो मेजर चेंजेस। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 11 कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स। उसमें सीएसआर ऑडिट के ऊपर ध्यान दिया गया है। So to ensure that the companies comply with the provision of section 135 and the rules made thereunder and genuinely spend the CSR amount on the eligible welfare projects, it is imperative to improve the governance and transparency in CSR sphere. In this regard, an independent CSR audit review and issue of CSR audit review report by company secretary in practice shall not only give the existing CSR mechanism much needed support and give necessary comfort to the stakeholders, regulator and the society at large that the companies are complying with the legal requirement, but will also give the authenticate information about the utilization of the CSR funds by the companies in specified CSR activities। ये बोला गया है कि जो कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस होगा उसमें कंपनी ने कितना कमाया, कितना सीएसआर में यूज करना है, उनको परसेंटेज के हिसाब से उतना बता दिया, काम खत्म हो गया। वैसा नहीं है, तुमको इन डिटेल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा
कितना फंड तुमने अलोकेट किया सीएसआर में, कौन सा फंड कहाँ यूज किया, कितना यूज किया, कैसे यूज किया, किसने यूज किया, उससे क्या बेनिफिट हुआ, ये हद तक तुमको ऑडिट करके इंफॉर्मेशन देना है। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। बराबर। तुमने खाली बोला कि 2 करोड़ सीएसआर में यूज किया, तुमने बोला तो मान लिया, लेकिन 2 करोड़ कहाँ दिया, किसको दिया, उसने उसका यूटिलाइजेशन क्या किया, उससे फायदा कितना हुआ, ये सब चीजों को भी चेक करना बहुत जरूरी है। बराबर। ठीक है, क्लियर। चलो, तो इसी के साथ ये वाला वीडियो, अमेंडमेंट वाला जो एक स्पेशल वीडियो जो आपको चाहिए था, वो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दिया। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज एक बार जाते जाते बता दूं, जापान और फ्रांस का वो जो कोड, वो अच्छे से देख लेना। और खाली वो एक पेनल्टी है, पेनल्टी आई डोंट थिंक इतना खाली पेनल्टी के ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते, बट वो जापान और वो कोड जो दो है, वो तो डेफिनेटली याद रखना। उसमें वो अप्रोच और एक वो तीसरा इंपॉर्टेंट फिनिश वाला, ठीक है, लिस्टेड कंपनी को जो एप्लीकेबल है वो, ये 3 कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना देख लेना अच्छे से। बाकी पेनल्टी इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।